हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग के टाइप क्या होता है, और एक एक्सरसाइज भी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। तो स्टूडेंट, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो स्टूडेंट, अगर मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात करूं तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात करने से पहले भाई आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है ना, ये क्या कहता है कि जब हम पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल को कलेक्ट करते हैं और जब हम उसका फिगर बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, तो वो कैसा बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को अप्रोच करता है। अप्रोच करने का मतलब ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व की तरह ही वो बनता है। तो आइए अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम कुछ फिगर भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या कहता है। कहता है कि द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेटेड दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन अप्रोचेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। किसको अप्रोच करता है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो यहाँ से हमने क्या किया, 1, यहाँ से हमने क्या किया, देखिए अगर यहाँ पे n है और यहाँ पे मीन है, ठीक है जी, तो n हमने 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरह से हमने कंसीडर किया हुआ है। मतलब कहने का ये है कि जो हमने सैंपल जो कंसीडर किया, पहले n कंसीडर किया, मतलब कि n इज इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। और फिर इसका मीन मान लेते हैं कितना, ये मीन फर्स्ट आया, मीन सेकंड आया, मीन थर्ड आया, मीन हमने 4 निकाला, मीन हमने 5 निकाला, कुछ इस तरह से। कहाँ तक? n तक। तो ये क्या कहता है कि जो हमने यहाँ पे सैंपल कंसीडर किया है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 जो हमने सैंपल कंसीडर किया है, और जब हमने इसका क्या निकाला है, सैंपल मीन निकाला है, जब हमने इसका मीन निकाला है तो किस तरह से अप्रोच करेगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। एज द सैंपल साइज गेट लार्जर नो मैटर व्हाट इज़ द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर अगर सैंपल का साइज अगर बड़ा होगा, सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो आइए पहले इसको फिगर से समझते हैं, फिर वापस हम इसी पे आएंगे। देखिए क्या कहता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो देखिए, अगर हमने एक डाइस को कंसिडर किया है, अगर हमने एक डाइस लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से आपका फिगर बनेगा। लेकिन हमने अगर 2 डाइस लिए हैं, अगर 2 डाइस का हमने सैंपल मीन कैलकुलेट किया है, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा, ठीक है जी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 लिया है, तो इसका फिगर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। और अगर हमने नंबर ऑफ डाइस अगर 10 लिया है, तो स्टूडेंट इसका फिगर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर हमने नंबर ऑफ डाइस अगर 50 लिया है तो फिगर इधर ऐसे बनेगा। और अगर हमने 100 लिया है तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब कहने का ये है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम यहाँ से क्या कहता है कि अगर हम सैंपल मीन का साइज़, अगर हम सैंपल मिनिमम 30 कंसीडर करेंगे, तो जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्मल कर्व की तरह बनेगा, मतलब नॉर्मल कर्व को अप्रोच कर रहा होगा। देखिए अगर हमने यहाँ पे सैंपल साइज n लिया, भाई अगर 1 लिया, तो देखिए नॉर्मल कर्व बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा। अगर हमने यहाँ पे सैंपल साइज कितना लिया है, 10 लिया है, तो ये भी बेल शेप्ड कर्व नहीं बन रहा। कैसे? देखिए ये कुछ इस तरह से ऐसे बन रहा है ये, भाई हाँ या ना। लेकिन अगर हमने सैंपल का साइज़ अगर हमने 50 लिया, तो ये बेल शेप्ड का कर्व बन रहा है, देखिए कुछ इस तरह से।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। सेम फिगर हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। देखिए अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो इस फिगर को समझने से पहले देखिए वापस से आइए इस पे, पहले इधर समझते हैं। देखिए क्या कहता है, अ सैंपल साइज, कहता है कि अ सैंपल साइज ऑफ 30 और मोर इज कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंट टू होल्ड CLT। अगर हमने सैंपल का साइज अगर 30 लिया है या 30 से ज़्यादा लिया है तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम को सेटिस्फाई करता है और इसका कर्व जो है वो हमेशा कैसा बनेगा, बेल शेप्ड कर्व की तरह क्या करेगा, अप्रोच करेगा। एंड द सैंपल साइज बिकम लार्ज, अगर सैंपल साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, प्रिडिक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन बिकम मोर एक्यूरेट। तो सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हम पॉपुलेशन का प्रिडिक्शन एक्यूरेटली कर सकते हैं। आप देखिए नीचे क्या कहता है यहाँ से, इफ़ द पॉपुलेशन इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर पॉपुलेशन कोई पहले से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विड ऑल्सो बी नॉर्मल। तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या होगा, वो भी नॉर्मल ही होगा। कैसे, देखिए अब इस फिगर की बात करते हैं यहाँ से। अगर मैं यहाँ से इस फिगर की बात करूँ, देखिए अगर मैं यहाँ से इस फिगर की बात करूँ, देखिए स्टूडेंट ये जो फिगर है यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले से ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्टूडेंट इसमें से चाहे हम सैंपल कितना भी ले लें, 1 2 3 4 5 जितना मर्जी ले लें, तो ये हमेशा जो कर्व बना करके देगा वो बेल शेप्ड का ही बनेगा, मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम होगा। लेकिन अगर हमने सैंपल को यूनिफॉर्म कंसिडर कर लिया, अगर हमने कुछ पॉपुलेशन, अगर हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कंसिडर किया है कुछ इस तरीके से, तो और इसमें से अगर हमने n = 10 कंसिडर किया हुआ है तो जो इसका फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर हमने स्क्यूड लिया है, मतलब कि एक साइड से हमने लिया है, तो इसका मतलब स्क्यूड जो है वो कुछ इस तरह से पॉपुलेशन है। स्टूडेंट ऊपर जो है हमने पॉपुलेशन को कंसिडर किया हुआ, नीचे हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम को वेरीफाई किया है। तो जब पॉपुलेशन का साइज़ अगर ऐसा होगा तो ये बेल शेप्ड कर्व को अप्रोच नहीं करेगा, कुछ इस तरह से अप्रोच करेगा। और अगर हमने रैंडमली पॉपुलेशन में से अगर हमने सैंपल कंसिडर किया हुआ है तो कुछ इस तरह से अप्रोच करेगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन जो थर्ड वाला लाइन है, इन सब में n = कितना लिया हुआ, 30। सब में पॉपुलेशन में से सैंपल क्या लिया हुआ है, 30 लिया हुआ है। तो आप चेक कीजिए सभी के सभी कर्व जो है वो कैसा बन रहा है, बेल शेप्ड कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मतलब समझ में आया होगा। अब देखिए इसकी बात हम वापस से करते हैं, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से क्या कहता है, कहता है व्हाट द सैंपल साइज इज, मीन ऑफ द सैंपल मीन वुड बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। मतलब कहने का ये है कि अगर पहले से पॉपुलेशन को हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, नॉर्मल में से अगर हमने कंसिडर किया हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा, सैंपल मीन, मीन ऑफ द सैंपल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। मतलब कि दोनों ही आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे हम पॉपुलेशन मीन की बात करें और चाहे तो हम सैंपल मीन की बात करें, दोनों ही आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही स्टूडेंट क्या कहता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब क्या कहता है कि एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए S = स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई √n। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं इसी के बेस पे। देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द एवरेज वेट ऑफ वाटर बोतल इज़ 30 किलोग्राम। एवरेज वाटर बोतल का जो वेट है वो कितना है, 30 किलोग्राम है। मतलब कि ये हमें कितना गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन का एवरेज गिवन है। मतलब कि पॉपुलेशन मीन हमें कितना गिवन है,
पॉपुलेशन मीन हमें गिवन है 30 किलोग्राम विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रुपीज़ 1.5 किलोग्राम, विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 किलोग्राम, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन है 1.5 गिवन है। इफ़ अ सैंपल ऑफ 45 वाटर बॉटल, और n यहाँ से हमने कितना लिया हुआ है 45 लिया हुआ है। वाटर बॉटल इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम ए कंसाइनमेंट एंड देयर वेट मेजर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन वेट ऑफ द सैंपल। स्टूडेंट इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, S इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n, और यहाँ पे सैंपल का साइज जो है वो कितना है 45, मतलब कि n जो है वो कितना है 30 से ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यहाँ कितना गिवन है 1.5 डिवाइडेड बाई, और ये दिया हुआ है रूट 45 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट को हटाइए और नीचे 10 लगाइए तो आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3√5 लिख सकता हूँ। यह आ गया 3 और ये आ गया 2, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 1/2√5 बचा। इस तरह से अब देखिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है द रिकॉर्ड ऑफ द वेट ऑफ ए फीमेल पॉपुलेशन फॉलोड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 65 किलोग्राम एंड 14 किलोग्राम। इसका मीन हमें कितना गिवन है 65 किलोग्राम, मतलब कि यहाँ पे हमें पॉपुलेशन का मीन कितना गिवन है, पॉपुलेशन मीन जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें कितना गिवन है 65 किलोग्राम। फिर कहता है एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 14 किलोग्राम, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 14। इफ़ द रिसर्चर कंसीडर द रिकॉर्ड 50 फीमेल्स, और यहाँ पे n हमें कितना गिवन है 50 गिवन है, 50 फीमेल्स, देन व्हाट वुड बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द चूजन द सैंपल। तो वापस से S इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट n, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 14 और ये कितना गिवन है 50, तो 50 का यहाँ पे आ जाएगा रूट इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 5√2 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.414, और इन सभी वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.97। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है कहता है कि द रिकॉर्ड ऑफ द वेट ऑफ ए मेल पॉपुलेशन फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 70 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बिल्कुल पहले की तरह ही है। अब यहाँ पे हमें पॉपुलेशन मीन कितना गिवन है, यानी कि म्यू उसने हमें कितना दे दिया 70 दे दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें उसने दे दिया 20। इफ़ द रिसर्चर्स द रिकॉर्ड फाउंड 50 मेल, और इसके अंदर एन हमें कितना दे दिया उसने 50 दे दिया, तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल इसके पहले जैसा ही है। फिर कहता है कि सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन द सैम्पल मीन इज़ फॉर्म्ड, पॉपुलेशन मीन हमें गिवन है 60 किलोग्राम, तो पॉपुलेशन मीन हमें कितना गिवन है 60 किलोग्राम, यानी कि म्यू हमें कितना गिवन है 60, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 9 किलोग्राम, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 9 किलोग्राम। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ़ सैम्पल साइज इज़ 36, और एन उसने हमें कितना दे दिया 36। तो यहाँ से S इज इक्वल टू स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई में अंडर रूट n। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका गिवन है 9, और ये आ जाएगा यहाँ से 36 का रूट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 6, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.5। तो ये था स्टूडेंट सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आइए
अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि भाई टोटल 5 फ्रेंड्स हैं, भाई टोटल 5 फ्रेंड हैं, फर्स्ट सेकंड, भाई 5 फ्रेंड हैं, 2 3 4 और 5। भाई टोटल 5 फ्रेंड हैं और 5 ही सब्जेक्ट हैं। मान लेते हैं अकाउंट्स, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद हिंदी और बिजनेस स्टडी। हमने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट कंसिडर कर लिया। अब टीचर ने ये कहा कि भाई पांचों स्टूडेंटों को एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। भाई पांचों स्टूडेंट को क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब हुआ क्या, टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि पहले जो 3rd नंबर का स्टूडेंट है वो सेलेक्ट करेगा कि आपको कौन से वाला सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, और एक स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो भाई साहब ने क्या किया, 3rd वाले ने कह दिया भाई मुझे अकाउंट ज़्यादा पसंद है। अब बारी आई किसकी, 1st नंबर वाले स्टूडेंट की। अब 1st नंबर वाला स्टूडेंट जो है भाई वो इन 4 सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सेलेक्ट नहीं कर सकता। मतलब कि जो 3rd नंबर का स्टूडेंट है, जो 3rd स्टूडेंट है, उसके पास ये फ्रीडम था कि पांचों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन अकाउंट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब 1st नंबर का स्टूडेंट जो है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है, वो इन 4 सब्जेक्ट में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता है। अब ये 1st नंबर वाला स्टूडेंट कहता है कि भाई मैंने मैथ को सेलेक्ट कर लिया। अब बाकी के बचे 3 स्टूडेंट। अब बचे 3 स्टूडेंट। अब टीचर ने कहा कि भाई ऐसा है, पहले 4th नंबर वाला स्टूडेंट है, 4th स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा कि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अब ये 4th स्टूडेंट ने कहा कि भाई मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कहने का मतलब ये है कि 4th नंबर का जो स्टूडेंट है, 4th स्टूडेंट है, उसके पास 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का फ्रीडम है, इंग्लिश, हिंदी और बीएसटी। उसने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। अगर हम सेकेंड स्टूडेंट की बारी आई, टीचर ने कहा कि सेकेंड स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, तो सेकेंड स्टूडेंट के पास 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की क्या है, फ्रीडम है। तो उस सेकेंड स्टूडेंट ने क्या करा, सेकेंड स्टूडेंट ने क्या किया, उसने बिजनेस स्टडी सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, क्या 5th स्टूडेंट के पास कोई सिलेक्शन के लिए फ्रीडम बचा? नहीं बचा। वो जब भी सेलेक्ट करेगा तो हिंदी को ही सेलेक्ट करेगा, उसके पास कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का फ्रीडम नहीं है। इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है कि जो लास्ट वाला स्टूडेंट होता है उसके पास कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है ही नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, अगर टोटल n है तो उसमें से हमने क्या किया, 1 में से माइनस कर दिया, क्योंकि लास्ट वाले स्टूडेंट को सेलेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की आज़ादी, फ्रीडम है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या बन जाएगा, n-1 बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझ में आया होगा। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आर मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यू विच में वेरी इन डाटा सैंपल। डिग्री ऑफ फ्रीडम आर कैलकुलेटेड बाय द subtracting 1 फ्रॉम द नंबर आइटम विद इन द डाटा सैंपल। जो भी डाटा सैंपल आपको गिवन होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि लास्ट कैंडिडेट के पास सेलेक्ट करने की कोई भी आज़ादी नहीं है, जो लास्ट में बचेगा वही सेलेक्ट किया जाएगा। फिर क्या कहता है यहाँ से, अगर आपको एक सैंपल गिवन है, अगर एक सैंपल गिवन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, और अगर आपको 2 सैंपल गिवन है, एक सैंपल n1 है, सेकंड सैंपल n2 है, तो फार्मूला क्या बनेगा, n1 + n2 - 1 व्हेन 2 सैंपल्स आर गिवन। तो क्या कहता है, फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गिवन सीक्वेंस। ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट इसके अंदर n कितना गिवन है, 8, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 8 - 1 = 7। अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या कहता है
कहता है फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम, फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गिवन सीक्वेंस। अब इसके अंदर देखिए दो डाटा गिवन है, एक हमें ये गिवन है और सेकंड हमें ये गिवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2। तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले वाले में n1 6 है, फिर 1 2 3 4, दूसरे वाले में 5 है, 4 है, सेकंड वाले में 4 है, माइनस 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं आज, बाकी के बचे हुए टॉपिक जो है वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।